हेलो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर 2 देखेंगे व्हाट इज अराउंड अस। सो इस नाम से ही पता चल रहा होगा तुम लोग को, व्हाट इज अराउंड अस यानी हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास पूरे हमारे एनवायरनमेंट में क्या है। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो हमारा अर्थ है वो सन के ही एक पार्ट में से निकल के उसके बाद धीरे धीरे बहुत टाइम लगा, उसके बाद उसी में से एक फायर बॉल निकला था सन में से। वो फायर बॉल फिर कूल डाउन होते होते उसमें जो भी एलिमेंट्स थे वो कुछ लिक्विड में फॉर्म हो गए, कुछ सॉलिड में रह गए। ऐसे प्रोसेस के बाद धीरे धीरे होकर वो खुद एक फॉर्म हुआ, एक सॉलिड फॉर्म में अर्थ के जैसे। वो जो भी सॉलिड फॉर्म था उसे हम लिथोस्फीयर नाम से जाने जाएंगे, और जो जो एलिमेंट्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए वो हाइड्रोस्फीयर नाम से जाने जाएंगे, और जो जो एलिमेंट गैसेस में फॉर्म हो गए वो एलिमेंट को वो कौन से नाम से जाने जाते हैं, एटमॉस्फेयर नाम से। ये सारी चीजें जो भी है, ये तीनों जो है वो लिविंग वर्ल्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। और जो भी लिविंग वर्ल्ड हमारा है वो डेवलप हुआ है किसके वजह से, लैंड, वाटर एंड एयर। और ये तीनों चीज किस में आते हैं, आर केम टू नोन एज बायोस्फीयर में आते हैं। तो ये जो भी 4 स्पीयर्स है वो चारों स्पीयर्स मिल के ही अर्थ बना है, हमारा अर्थ बन गया। यहाँ पिक्चर में दिया है, देखो, ये एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। सो फर्स्ट हम देखेंगे लिथोस्फीयर क्या होता है। द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज द लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर। अब जो स्फीयर में हम रह रहे हैं उसे ही लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथो यानी क्या होता है, रॉक, एंड स्फीयर मीन्स क्या होता है, लेयर। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक। जो भी ऊपर का लेयर है अर्थ का वो किससे बना है, सॉइल यानी मिट्टी, और जो भी सॉलिड मटेरियल जैसे कि रॉक यानी पत्थर से बना है। अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लिथोस्फीयर। मोस्टली कितना पार्ट, 29% जो भी अर्थ का है वो किससे कवर्ड है, लिथोस्फीयर से कवर्ड है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक। कितना थिक है देखो, 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर थिक है ये। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। और ये जरूरी नहीं है कि सारे जगह की जमीन उतने ही नीचे तक होगी, कुछ जगह में कम होती है, कुछ जगह में ज्यादा भी होते हैं। Similarly, their interior and exterior does not have identical physical feature. It is mostly made up of substance like soil and rocks. और उनके अंदर का और बाहर का भी ऐसे कुछ ज्यादा अलग अलग फीचर्स नहीं है। मोस्टली वो किससे बने हैं, सॉइल एंड रॉक्स, मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई है। Landforms like mountain, plateaus, plains and valleys are seen on the lithosphere. लिथोस्फीयर में हमें लैंडफॉर्म्स में क्या क्या देखने मिलते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सारी चीजें हमें देखने मिलती है। द टेम्परेचर इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। द मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा। अब जो भी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे, तो जो अंदर मोल्टन रॉक्स है, जो भी अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, उसे क्या कहा जाता है, मैग्मा नाम से वो जाना जाता है। देयर आर मेनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप विथ प्रेशर एंड हीट। अब उसके अंदर कुछ गैसेस भी है अर्थ के इंटीरियर में जो प्रेशर के और हीट के वजह से ऊपर आते हैं। बट द प्रेशर ऑफ द रॉक ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रांग। पर वो प्रेशर जो है वो अपने अर्थ का जो लैंड है, रॉक है, उससे इक्वल हो जाता है, उतना ही स्ट्रांग है। दस बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन। इसी के वजह से ये दोनों के बीच का बैलेंस जो है वो मेंटेन होता है। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक। इसी के वजह से जो हमारा अर्थ का क्रस्ट मतलब लेयर है वो कभी जल्दी टूटता नहीं है। व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज नॉट मेंटेन द क्रस्ट ब्रेक एंड वोल्केनो इरप्ट्स। अगर ये दोनों बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, कुछ भी थोड़ा ऊपर ज्यादा हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाती है और वोल्केनो इरप्ट्स। वोल्केनो इरप्ट्स सब जानते होंगे, वो ज्वालामुखी, यस, ज्वालामुखी इरप्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। नाउ
लेट मी टॉक अबाउट यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जो भी लिक्विड कंपोनेंट थे अर्थ के वो होंगे हाइड्रोस्फीयर। पहले हमने लिथोस्फीयर में देखा कि जो भी लैंड थे, अब ये हाइड्रोस्फीयर में हम देखेंगे कि जो भी वाटर लिक्विड टाइप रहेंगे वो होगा, वो सारे किस में आएंगे? हाइड्रोस्फीयर में। इट इंक्लूड्स द ओशन, सीज, लेक, पॉन्ड, रिवर एंड स्ट्रीम्स। ये सारी चीजें किस में आएंगी? हाइड्रोस्फीयर में आएंगे। ऑन द surface of the earth, the area of the water is more than that of land. हमारे अर्थ में लैंड से ज्यादा पानी है। हाइड्रोस्फीयर कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। कितना परसेंट? 71% ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर है, और लैंड हमारा 29% तक ही था। तो ज्यादा क्या है? वाटर है। अ वाटर बॉडी इज इन हाइड्रोस्फीयर दैट कम ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज द ओशन। और जो भी वाटर बॉडी ज्यादा अमाउंट में है हमारे हाइड्रोस्फीयर में, उसे हम क्या कहते हैं? ओशन कहते हैं। दिस ओशंस आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। ये सारे ओशंस के नाम दिए हैं। ऑल दिस ओशंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये सारे ओशंस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज सीज। जो भी वाटर बॉडी लैंड के पास है उसे हम सी बोलेंगे, बेस बोलेंगे, फिर स्ट्रेट्स, गल्फ्स एक्सेट्रा, ये सब अलग अलग नाम दिए गए हैं। द ओशन ऑफ द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप। जो भी ओशन है वो कैसे है? बड़े हैं, गहरे भी है। वैलीज विद डेप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड एट देयर बॉटम। ऐसा है कि 10 से लेके 11 किलोमीटर जितने बड़े बड़े वैलीज जो है वो उस ओशंस के अंदर है। इतने बड़े बड़े ओशन, इतने बड़े बड़े वैलीज वो ओशन में है, तो सोचो कितना गहरा होगा। द ओशन बेड हैज सिमिलर फीचर लाइक दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट हैज हाई माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वेस्ट प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। जो भी ओशन बेड है उसमें भी ऐसे ही जैसे बाहर है हमारा माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, वैलीज है, प्लेन्स है, वैसे ही अंदर भी है, ओशंस के अंदर वाले भाग में भी है। ओशंस कंटेन 97% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ का 97% ऑफ वाटर किसमें है? ओशंस में है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। अब और जो बचे कुछ 1/3 पार्ट है वाटर के, वो सारे किसमें है? आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, जो भी स्नोज, जो भी पोल्स एरिया, हिमालय जैसे रीजन में, माउंटेन में तुमने देखा होगा स्नोज होते हैं, उसमें बाकी के बचे हुए पानी है। Some water is accumulated in the lakes and some flows in the river and some is stored in the interior of the earth as groundwater. और कुछ वाटर जो है वो लेक और कुछ नदी में भी जा रहे हैं, और कुछ जो है हमारे अर्थ के अंदर स्टोर किया गया है ग्राउंड वाटर के नाम से। The amount of potable fit for drinking water is less. जो पानी हम पी सकते हैं वैसे वाटर जो है वो बहुत ही कम है। फ्रेश वाटर इज प्रीशियस। जो भी फ्रेश वाटर है वो बहुत ही प्रीशियस है। द फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बीइंग्स फॉर देयर एक्सिस्टेंस। और हम जितने भी लिविंग बीइंग्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन है, प्लांट, कुछ भी है, हमें फ्रेश वाटर की बहुत ही जरूरी है हमें जीवित रहने के लिए। द मॉइस्चर ऑफ रेन विच इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। और ये फ्रेश वाटर का मेन रीजन क्या है? मॉइस्चर फॉर रेन, यही है मेन सोर्स है हमारा फ्रेश वाटर के लिए, जो ओशन से ही आते हैं। ओशन से ही पानी हमें फिर रेन से फ्रेश फॉर्म में हमें मिलते हैं। वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सी। सी से हमें केमिकल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, सॉल्ट मिलते हैं, फिशेस मिलते हैं, ये सारी चीजें मिलते हैं। As we have living organism on the land, in the same way the sea and organism have aquatic life inside them. जैसे हम लैंड में अलग अलग एनिमल्स है, ह्यूमंस रह रहे हैं, उसी तरह ओशंस के अंदर भी जीव जंतु रहते हैं जिन्हें एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक एनिमल्स भी कहते हैं हम, एक्वाटिक क्रिएचर्स। द tremendous force of wave, tides and currents of the ocean are potential sources for generating electricity. तुमने सुना होगा कि पानी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं। जो भी उसमें वेव्स फॉर्म होता है, उसमें जो टाइड्स आते हैं, उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी का निकालते हैं, बिजली का उत्पादन किया जाता है। बिसाइड दिस ओशंस आर ऑल्सो यूजफुल एज वाटरवेज। और ओशंस को हम वाटरवे में भी यूज कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह उसमें हम शिप के थ्रू जा सकते।
नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर, द स्फीयर ऑफ एयर दैट रैप द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो भी हमारे अर्थ को चारों तरफ से, सारे तरफ से रैप किया है वो क्या आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा। जो भी हवा ने हमें रैप करके रखा है सारे तरह से, वो उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। इट extends approximately up to 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। 1600 किलोमीटर से अपने अर्थ से एक्सटेंड हुआ है, वो उतना दूर तक है एटमॉस्फेयर। इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेकेड आई लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। जैसे लिथोस्फीयर देख सकते हैं हम, लैंड एंड वाटर को हम देख सकते हैं, पर क्या हम हवा को देख सकते हैं? नो, सिर्फ फील कर सकते हैं। Atmosphere composed of various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, microorganism, etc. अब एटमॉस्फेयर में सिर्फ हवा ही नहीं है, उसमें अलग अलग गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, स्मोक है, सॉल्ट है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। वो कैसा है, कलर भी नहीं है, ना उसके कुछ स्मेल है, और ट्रांसपेरेंट होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर। तीनों एलिमेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में है। इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन है, उसमें 21% ऑक्सीजन है, और 1% अलग अलग दूसरे गैसेस है। When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decrease. जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, ज्यादा ऊपर, तो जो दूसरी गैसेस है वो कम होती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसा है, वो बहुत हैवी है, तो इसके वजह से वो अर्थ के लेयर में नीचे ही ज्यादा रहता है, ऊपर ज्यादा नहीं जाता है। ओजोन गैस कंप्रेसेस ऑफ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन इन द एयर। जो भी ओजोन गैस है वो बहुत ही कम है एयर में। दिस गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रे फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन। अब जो सन का रे है वो हम पे डायरेक्टली पड़ेगा तो हमें बहुत नुकसान होगा। तो जो ये ओजोन गैस है वो पहले वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हमें कुछ नुकसान ना हो, उसके बाद वैसे वो उसे रिलीज करके हमें देता है। दिस गैस इज मोर इन द प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग, इन द ओपन ग्राउंड एंड इन एयर नियर द सी। और ये जो गैस है ओजोन गैस, वो कहाँ ज्यादा पाए जाते, कब ज्यादा, मॉर्निंग के टाइम पे, और ओपन ग्राउंड, ओपन प्लेस रहेगा वहां ज्यादा देखने को मिलेगा, और सी जहां भी समुद्र के किनारे का इलाका रहेगा वहां पे ये ओजोन गैस देखने को मिलेगा ज्यादातर। सी इस पाई चार्ट में दिया है कितना अमाउंट ऑफ गैसेस है एटमॉस्फेयर में। ज्यादातर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, और बहुत ही कम 1% से भी थोड़ा कम ही है अदर गैसेस। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ अलाइव। नाइट्रोजन reduce the intensity of oxygen. Water is the most important component in the atmosphere. अब जो भी गैसेस है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हम लिविंग क्रिएचर जो है, हम जिंदे हैं अर्थ में, सारे प्लांट, एनिमल जो भी है, ह्यूमन, सब ये सारे जिंदे हैं। तो उसका रीजन क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द, वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ड्यू टू हीट द वाटर इन द एटमॉस्फेयर form of vapor evaporates and mixes with the air which is known as moisture. हीट के वजह से क्या होता है, जो वाटर है, due to heat the water in the form of the vapor evaporates and mixes with the air which is known as moisture. हीट के वजह से जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में, भाप बोलते हैं हम, वैसे इवापोरेट होकर ऊपर मिक्स हो जाता है एयर के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉइस्चर। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो वेपर है वो कूलिंग होता है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड precipitation are due to condensation. अब कंडेंसेशन का जो भी प्रोसेस, ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कि ड्यू, सुबह सुबह ओस देखा होगा, उसे कहते हैं ड्यू। फॉग, क्लाउड्स, ये सारे जो भी है होते हैं, वो सब किसके वजह से होते हैं, कंडेंसेशन के वजह से। द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज सीन ऑन द ह्यूमन बीइंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द
life such as their food, habits, clothing, habitat, color, economic activities etc. एटमॉस्फेयर का जो भी इफेक्ट है वो हम ह्यूमन बीइंग्स में हर इसमें, हमारे फूड हैबिट्स में, क्लोथिंग में, हमारे रहने के इसमें, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सब पे असर पड़ता है। होता है ना, हम जैसे जैसे एटमॉस्फेयर है, ठंडी है तो अलग कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके के खाने खाते हैं, वैसे अलग अलग हम पे असर होता है। मैनी डस्ट पार्टिकल आर सीन इन द एटमॉस्फेयर। देखा होगा कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी देखने को मिलते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल। अब जो सन रेज हम तक आ रहा है, ये हमें जानने को मिलता है इसी पार्टिकल्स के वजह से। इट इज ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल दैट इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क after the sunset and it does not suddenly turn bright after the sunrise। इस डस्ट पार्टिकल्स के वजह से ही जैसे ही सनराइज मतलब सुबह जैसे ही सूरज आ जाता है, तुरंत सारे जगह रोशनी नहीं होती है, और शाम को जैसे ही सूरज सेट हो जाता है, सन सेट हो जाता है, तुरंत अंधेरा नहीं होता है, इसी डस्ट पार्टिकल की वजह से। The sun rays are reflected back with the help of this dust particle on the surface of the earth and we receive the light of the sun। ये जो भी सन रे है वो वापस इस पार्टिकल से टकरा के रिफ्लेक्ट होता है वापस अर्थ के साथ, इसी के वजह से हमें सन की लाइट मिलती है। We are able to listen to the sound due to the presence of atmosphere, that is why radio and दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल। अब हम कुछ बोलते हैं तो हमें सुनाई, कोई हमें कुछ बोलता है तो हमें जो सुनाई देता है वो भी एटमॉस्फेयर के वजह से ही होता है। अगर हवा नहीं रहेगा तो हमें सुनाई भी नहीं देगा। यही रीजन है दूरदर्शन और रेडियो जो भी है, हम टीवी और जो भी इतने सारे हमें कम्युनिकेशन मिल रहे हैं, वो सारे किसके वजह से पॉसिबल है? एटमॉस्फेयर के वजह से। इस पिक्चर में दिया है कैसे ह्यूमन लाइफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर से कैसे लिंक है, हमें कैसे ये सारी चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें इस पिक्चर में दिया है, तुम्हें समझ में आएगा इजीली। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। The part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as biosphere। जो भी पार्ट में लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर, ये तीनों जो हमने पहले पढ़ा अभी, वो तीनों चीज जहाँ है वो जो लिविंग वर्ल्ड में है उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑन अर्थ। ये एक इम्पोर्टेंट स्फीयर है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर। सोलर सिस्टम में बहुत सारे बहुत से प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें से सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें बायोस्फीयर है। सिर्फ अर्थ में ही लिविंग बीइंग्स रहते हैं, ये तो पता होगा सबको। बायोस्फीयर इंक्लूड वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बीइंग। अब बायोस्फीयर में क्या क्या है? वेजिटेशन यानी कि एग्रीकल्चर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग सब रहते हैं। वी ऑब्टेन फूड एंड मैनी अदर नेसेसरी थिंग फ्रॉम बायोस्फीयर। अब हमें बायोस्फीयर से बहुत कुछ जरूरत चीजें मिलती है, हमें फूड से लेके सब कुछ हमें बायोस्फीयर से ही मिलता है। नेचर नहीं तो हम भी नहीं रह सकते। वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स। हम बिना एग्रीकल्चर और एनिमल्स के बिना हम नहीं रह सकते। बायोस्फीयर इज द बेस ऑफ एक्सिस्टेंस एंड लिविंग। बायोस्फीयर ही मेन बेस है जिसके वजह से लिविंग बीइंग्स है हम इधर। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, नॉन लिविंग एंड लिविंग। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर जो है ये नॉन लिविंग पार्ट है, और जो भी प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसमें रह रहे हैं ये सारे किस में आएंगे? लिविंग में आएंगे। अब देखो पिक्चर दिया है यहाँ पे कि कैसे मैनमेड चीजें हैं जो नॉन लिविंग है, और जो नेचुरल है वो और नेचुरल है, नेचर से मिली है हमें, और लिविंग पीपल, जो भी पीपल, हम पीपल भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम सारे किस में आएंगे? लिविंग में। इफ मैन हार्म्स द अर्थ बाय हिज एक्टिविटी, तो अगर मैन ने, हम इंसान ने कुछ भी नुकसान पहुंचाया अर्थ को, जैसे कि हम अभी पोल्यूशन इतना कर रहे हैं, वो सबसे भले नेचर को नुकसान हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें भी नुकसान हो रहा है। नेचर नहीं रहेगा तो हमें भी कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर हमें भी जीना मुश्किल हो जाएगा।
ह्यूमन बीइंग नोविंगली एंड अननोविंगली अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। अब हम ह्यूमन बीइंग हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। ह्यूमन एक्शन कॉजेस एन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्फीयर, और उसकी वजह से कुछ इम्बैलेंस भी हो जाते हैं। सारे स्फीयर में जो मेंटेन हुआ है बैलेंस, वो हमारी वजह से कुछ बार बिगड़ भी जाते हैं। ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ द वेरियस स्फीयर इज थ्रेटन। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच drilling for mineral oil and excessive drilling of tube wells affecting the lithosphere and causes an imbalance। जैसे कि हम जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो होते हैं ना, वो अंडरग्राउंड में टेस्ट किए जाते हैं ज्यादातर। ऐसे अंडरग्राउंड में भी ऐसे टेस्टिंग अभी चलने लगी है। उसके वजह से फिर जो भी हम ड्रिलिंग करते हैं, हमें जो पेट्रोल से लेके कुछ भी मिनरल ऑयल मिल रहा है, उसके लिए हम जो भी ड्रिल करना मतलब खोद के ही निकालते हैं हम जमीन से। तो उस ज्यादा अगर हम करेंगे और फिर ट्यूबवेल से यानी कुएं के लिए भी हम ज्यादा खोदेंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, लिथोस्फीयर को इफेक्ट हो जाएगा और उसके वजह से इम्बैलेंस हो जाएगा। जो मेंटेन बैलेंस था वो बिगड़ जाएगा। The dumping of waste from villages and cities along with the industrial waste into the water bodies pollute them। और जो भी हम वेस्ट जो है विलेज से लेके सिटी तक हर जगह पे वेस्ट चीजें जाएंगे। कुछ लोग नदी में डाल देंगे, कुछ लोग ओपन प्लेस में जाते हैं, लेकिन मोस्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वाटर बॉडीज में अगर डंप कर रहे हो लोग वेस्ट को, तो वो क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा वाटर बॉडीज। द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग हीट। और जो भी हम इधर इतना हीट हो रहा है, इसके वजह से जो भी पोलर कैप है यानी ओजोन लेयर है, उसमें भी क्या होने लगा है, होल होने लगे हैं, छोटे छोटे होल्स होने लगे। ये हम जो इतनी पोल्यूशन कर रहे हैं उसके वजह से हीट बढ़ रही है, उसी के वजह से जो भी है वो मेल्ट होने लग गया है। पोलर कैप्स भी जो स्नो है ना, वो सारे चीजें मेल्ट हो रही है। The oil spills from the ship and disposal of industrial chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for the hydrosphere। और जो भी ऑयल है, वैसे कुछ भी ऑयल है शिप्स में से वो भी चले जाते हैं। फिर जो भी कंपनीज है अपना वेस्ट जो है वो जाके पानी में डिस्पोज करेगी, तो उसके अंदर जो मैराइन लाइफ है, मैराइन लाइफ मीन्स जो समुद्र के अंदर भी वो लोग डंप कर रहे हैं, तो उधर के अंदर जो छोटी छोटी फिश है सब, और भी बहुत सारे एनिमल्स उधर रहते हैं, क्रिएचर्स रहते हैं, तो उनको क्या होगा, बहुत ही डेंजरस होगा। उनको कुछ तो मर भी जाते हैं। हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप, पावर स्टेशन एंड व्हीकल पोल्यूटर। और जो भी गैसेस है इंडस्ट्रीज से जा रहे, वर्कशॉप से जा रहे, वो सारी चीजें कहाँ किसको पोल्यूट कर रही है, व्हीकल से भी जो भी निकलता है खराब एयर, वो सारी चीजें जाके एयर को पोल्यूट कर रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके वजह से। The area with the higher frequency of vehicle show increased rate of carbon monoxide in the air। जहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी की व्हीकल्स यूज किए जाती है, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। The amount of CO2 in the air increases due to the cutting of trees। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, हम कह रहे हैं वो हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम ट्रीज को कट कर दे रहे हैं, तो उसके वजह से CO2 इंक्रीज हो रहा है। Heat on the earth increases due to the increase in CO2 and air। और CO2 जैसे जैसे एयर में इंक्रीज हो रहा है, हमारे अर्थ में हीट भी इंक्रीज होती जा रही है। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द बायोस्फीयर। इससे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी, हमारी जो भी एक्टिविटीज है, उसी के वजह से बायोस्फीयर को नुकसान हो रहा है। द नर्सिंग लिंक्स ऑफ द नेचर एंड endangered due to the exploitation of environment which endanger the biosphere। हमारे ही वजह से नेचर को नुकसान हो रहा है, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हमें नेचर को से बचाकर रखना है। ओके, तो हमारा यहाँ पे चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।